12th बी एक्सरसाइज हमारी चालू हो रही है हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स। देखो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। द कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, एंड नो ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप नहीं है। और हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं, और क्या होता है आपका, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो इन्हें कहा जाता है एल्केन्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स, और एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसे बोलते हैं एल्काइंस। और ये भी आपके हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब देखो डबल बॉन्ड यहां क्यों लगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन की कमी हो गई थी। यहां ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन की कमी हो गई थी, कमी थी ना। तो अगर हम हाइड्रोजन यहां लगाएं तो हाइड्रोजन के लगाने को हम क्या कहेंगे, जोड़ना, जोड़ेंगे, इसमें ऐड करेंगे। हाइड्रोजन लगाएं या किसी में भी लगाएं तो मैं यहां से और हाइड्रोजन को निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और किसी भी चीज को यहां पर जोड़ सकते हैं। तो जोड़ सकते हैं तो मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस आपके कौन सी रिएक्शन को शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। जनरली दे शोज एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। एलिमिनेशन को भी शो करते हैं डबल बॉन्ड वाले, ये हाइड्रोजन को निकालकर और फर्दर हाइड्रोजन या दूसरे एलिमेंट को निकालकर ये क्या कर सकते हैं, ये आपका और एलिमिनेशन करके ट्रिपल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जनरली ये किसे शो करते हैं, जनरली एडिशन रिएक्शन। यहां पर सारे बॉन्ड भरे हुए हैं। अब आपके पास में कुछ चेयर्स रखी हैं, सारी चेयर्स भरी हुई हैं और मैं आ गया और मुझे आपको बिठाना है, तो आप क्या करोगे, नीचे बिठा दोगे क्या? तो क्या करोगे, आप किसी को उठाओगे और उसकी जगह मुझे बिठाओगे। तो किसी को उठाकर मुझे बिठाया है आपने, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर दिया। दवाई लेने जाते हो, एक दवाई लेने गए, वो दवाई नहीं मिल रही है तो दुकानदार कहता है नाम दूसरा है पर सॉल्ट यही है, तो वो कहता है सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो जब एक किसी को हटाते हो और दूसरे को लगाते हो तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, एल्केन्स। एल्केन शोज जनरली शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं पर ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, डू नॉट गिव्स एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, बात समझ आई है। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन में, रेयर कंडीशन में, रेयरली। ठीक है, और ये क्या दे सकते हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे सकता है लेकिन रेयरली, तो जनरली नहीं होगा ये। जबकि ये आपका एलिमिनेशन को ये भी शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन को ये भी शो करते हैं। ठीक है, ये रेयरली नहीं होता, ये आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन को भी शो करते हैं। लेकिन जनरली के बारे में अगर बात करें तो जनरली यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। एल्कीन्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब दे हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, दे हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, इनकी कम एफिनिटी होती है रिएक्ट करने की। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं,
सैचुरेटेड, इनके सारे बॉन्ड भरे हुए, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है। इसलिए इनका मोस्टली यूज किया जाता है, यूज्ड एज, या तो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है और सॉल्वेंट, जलाने के लिए या किसी चीज को घोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि एल्कीन्स जो रहते हैं, एल्कीन्स को क्या कहा जाता है, तो एल्कीन्स को कहा जाता है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है ना। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो एल्कीन्स ही होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स मतलब, वेजिटेबल ऑयल मतलब जैसे पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया आपका, ठीक है ना, ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल ऑयल हो गया, ये सब आपके एल्कीन्स होते हैं। और फिर इसमें हाइड्रोजन को जोड़कर हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, हम इनमें एल्कीन्स में हाइड्रोजन को जोड़कर इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन्स में। तो फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, आगे मैं बताऊंगा। और इस प्रोसेस से ही वेजिटेबल ऑयल से हम घी बनाते हैं, वो घी नहीं, डालडा जिसे हम कहते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल से ही डालडा बनता है, और कैसे, एल्कीन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करके, एल्कीन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करके। डालडा इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, while vegetable oils are alkenes, unsaturated compound, they are olefins। समझ में आ गई बात? चलिए, उन्हें जनरली एल्काइन ही कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ज्यादा अनसैचुरेटेड कौन है, एल्काइंस, ये हाईली अनसैचुरेटेड है, ये कम अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं सोर्स, सोर्सेज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स कहां मिलता है, तो एल्कीन्स का पहला होमोलोगस मेंबर कौन होता है, मीथेन। कौन होता है, मीथेन, ठीक है। ये नेचुरल गैसेस में मिलते हैं। इनका प्राइमरी सोर्स जो रहता है, प्राइमरी सोर्स जो रहता है, ये होती है नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी अर्थ क्रस्ट में से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस में मेनली यहां पर मीथेन होता है, मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन। और ट्रेसेस में या स्मॉलर अमाउंट में इथेन भी होता है, इन स्मॉलर अमाउंट इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, एंड ब्यूटेन भी होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एल्कीन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, और आइसोमेरिज्म में मेनली किस क्या देखने को मिलेगा आपको, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। क्या देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एल्केन्स शोज ओनली चेन आइसोमेरिज्म। आपके कोर्स के हिसाब से सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म हाँ देखने को मिल सकती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म तब देखने को मिलेगी जब साइड चेन आपकी इधर से उधर हो जाएंगी, पर साइड चेन आपके कोर्स में ज्यादा पढ़ाई नहीं गई। शोज ओनली चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म and position isomerism only when side chain are present। जब साइड चेन या ब्रांच चेन मौजूद रहती है तब, ब्रांच चेन आर प्रेजेंट, ठीक है भाई। कैसे, जैसे कि यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जो चेन आइसोमेरिज्म रहती है कितने कार्बन से स्टार्ट होती है, तो 4 कार्बन से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन, 4 कार्बन से स्टार्ट होती है। जैसे 1 2 3 4,
हमने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन है, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10, H10 हो गए, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन, ठीक है ना। और चेन आइसोमेरिज्म के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन अलग अलग हो जाते हैं, तो अब क्या हो गया, प्रोपेन, और प्रोपेन में क्या लग गया, मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन लग गया, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन लग गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका आइसोमर हो गया, क्या हो गया, आइसोमर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो ये 2 ही चेन आइसोमर इसके बनेंगे। अगर मान लो हम ले लेते हैं C5H12, तो 5 कार्बन का क्या क्या बना सकते हो, तो पहले तो आपने ये बना लिया CH3 CH3, बाकी जगह CH2 CH2 CH2, तो C5H12 हो गया आपका, ठीक है। और इसका नाम हो गया पेंटेन। अब मेन चेन में कितना कार्बन कर दें, 4 कर दें, और एक यहां लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही हो जाएगा, देखो CH3 CH3 CH CH2 CH3, ये भी इसका आइसोमर हो गया। इसका एक और आइसोमर बन सकता है, जब हम 3 कार्बन लगाएं, यहां पर भी CH3 लगा दें, यहां पर भी CH3 लगा दें, ये भी CH3 ये भी CH3, देखो यहाँ 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 12, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। क्या बन सकता है बताइए, जो मतलब टर्मिनल CH3 है उस पे 2 CH3 लगा दो, आपने ये लगाया CH3 CH2 लगाया, और ये CH3 लगा दिया, और ये CH3 लगा दिया, यही कह रहे हैं आप। अच्छा देखो मेन चेन ये जा रही है, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन, और ये 2 पर क्या लग गया, मिथाइल। क्या 2 मिथाइल ब्यूटेन हमने ये नहीं बना रखा है, तो ये नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात, ठीक है भाई। इसका कॉमन नेम होता है नियो पेंटेन, इसे नियो पेंटेन कहते हैं। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। कुछ एक कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेंगे, रटना पड़ेंगे, जबकि इसका होता है हमारा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। जबकि इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन पेंटेन। एन मतलब होता है नॉर्मल, एन मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब जिसमें कोई भी साइड चेन नहीं हो, सीधा सीधा कंपाउंड हो, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब हम इसमें मीथेन और इथेन को पढ़ेंगे, सिर्फ पूरी होमोलोगस सीरीज में से मीथेन और इथेन को पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज इनकी रहेगी पूरी होमोलोगस सीरीज की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मीथेन को। मीथेन का एक और नाम होता है, मीथेन एंड इथेन दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं। मीथेन को ही मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। मार्श गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पर, जहां दलदल वगैरह होती है, वहां पर ये मौजूद होती है, दलदल। हाँ बहुत जगह से, अभी बता रहे हैं कहाँ कहाँ से निकली। तो ये एक्चुअल में क्या होती है, इसे मार्श गैस क्यों कहा जाता है, फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस में हमें ये सोचना है ये बनती कैसे है, ये बनती कैसे है। तो देखो बेटा, सेलुलोज जानते हो, फाउंड बाय डिग्रेडेशन या फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज, फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होती है, जिससे प्लांट की सेल वॉल बनी रहती है। तो प्लांट की सेल वॉल
कभी भी अगर टूटेगी तो वहां से हमेशा मास गैस निकलेगी, चाहे वो जैसे टूटे। अब दलदली प्लेसेस में बैक्टीरियाज का डिकम्पोजिशन करते हैं, कहीं भी हम इसे सड़ने दें, ठीक है। प्लस एक चीज और सोचिए, अगर हमने इसे जलाया, ड्राई डिस्टिलेशन किया, तो भी ये गैस निकलती है। हम लकड़ियों को हीट करेंगे, ये गैस निकलेगी। इसीलिए लकड़ियां जलाने पर क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता, ये गैसेस निकलती हैं, लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता है, मीथेन यूज्ड इन कुकिंग, ठीक है। मीथेन ही हमारे घर के सिलेंडर में मैक्सिमम रहती है, मीथेन गैस ही रहती है। तो ये ब्लू फ्लेम से जलती है मीथेन। आप कहोगे लकड़ी जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम तो निकलती नहीं है, येलो निकलती है। ब्लू फ्लेम भी निकलती है, येलो ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, कोई भी चीज जलेगी तो। उतना सफिशिएंट नहीं मिलता है आपको, ठीक है। और कोल वगैरह, कोयला जलता है, ठीक है। तो कुल मिला के बाय फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज। अब देखो, जो जानवर ज्यादा घास फूस खाते हैं, तो घास फूस खा रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर क्या जा रहा है, सेल्यूलोज जा रहा है। तो बाद में जो आप अपनी वो एक्सक्रीटा निकालते हैं, जैसे कि भैंस गोबर करती है, बकरी भी अपना जो फीसेस निकालती है, उन सबको भी जलाया जाता है। तो जलाने पर वो भी क्या करते हैं, इस गैसेस को निकालते हैं, इसीलिए कंडे से खाना बनाया जाता है। बात समझ आइए, समझ रहे हो? कंडे वगैरह इसलिए जलाए जाते हैं, ऐसा फ्यूल उनका यूज किया जाता है। अब कुत्ते के एक्सक्रीटा के तो कंडे नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि वो घास फूस नहीं खाता है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है। तो यहां पर एक तो ये हो गया फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज बाय बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरिया। दूसरा, प्रेजेंट इन एयर exhaled by animals, animals whose food contain cellulose। ऐसे एनिमल्स जो कि आपके यही घास फूस खाते हैं, उनकी एयर एक्सेल्ड में भी क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि उनके पेट में ही वो बन रही है, वो भी निकलेगी गैस, सांस के थ्रू भी निकलेगी ये गैस। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि अब भैंस को पकड़ा, उसके मुंह में अपने फिल्टर लगाया और उससे अपन चूल्हा जलाने लगे, ठीक है। तो गोबर गैस जो बनती है, वो बेसिकली क्या करते हैं, गोबर को हम लोग बहुत सड़ाते हैं, उससे ही आपकी मीथेन गैस रिलीज होती है, फिर उससे ही हम गोबर गैस बनाते हैं। अभी जैसे एक ये हुआ था कि सभी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगी भाई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ये जो आपकी जो गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इन गैसेस को वो कंट्रोल करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकल्स में से निकल रहा है, फैक्ट्रीज में से निकल रहा है, तो सभी को एक टारगेट दिया गया कि भाई आप अपनी इतनी इतनी ये गैसेस को, जो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को आप कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रीज से कहा गया कि भैया क्या कर दो, तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, फैक्ट्रीज अपनी बंद कर दे रहे, मजबूरी है, अब कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो सऊदी कंट्रीज में मालूम है क्या हुआ था, उन्होंने कहा फैक्ट्रीज और ये सारी चीजें तो बंद नहीं करेंगे। क्या लगी, ठीक है, कितना कट ऑफ करना है, उन्होंने कहा इतना कट ऑफ करना है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ इतने जानवर हैं ये जो खाते हैं, हम इन्हें मार दे रहे हैं, ऊँटों को मार दे रहे हैं, तो इनमें से इतना निकलना बंद हो जाएगा और ये कट ऑफ का टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। तो वो ये चीज क्या बताती है कि जो एनिमल एक्सेल करते हैं उसमें भी आपकी ये गैस निकलती है, जिनका खाना क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। एनिमल और ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइनल गैसेस में भी आपकी ये मौजूद रहती है। भाई हम रोटी तो खा ही रहे, सेल्यूलोज है, सब्जी तो खा ही रहे, सब्जी में मसाला पड़ा हुआ है, मसाले भी तो सेल्यूलोज के हैं। तो इन इंटेस्टिनल गैसेस एंड इन ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। cavities in coal, cavities in coal contain 90% methane,
जो कोयला वगैरह होता है ना, उसमें 90% मीथेन होती है, इसीलिए उसे फायर डैम कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि कोयले की खुदाई होती है माइंस में, तो कभी कभी क्या होता है, कोई गैस रिलीज हो गई तो बहुत सारे दम घुटने से मजदूर मर गए। ये हल्की होती है, हल्की होने की वजह से, हल्की होने की वजह से देखो ना, कार्बन का वेट कितना है, CH4 के बारे में बात करें 12 है, और 4 हाइड्रोजन हो गए तो कितना हो गया 16। अच्छा ऑक्सीजन को देखो कितना वेट हो गया, 16 2 जा 32, 32। ये 32 और ये 16 है, कौन हल्की है, मीथेन हल्की है। हल्की होने की वजह से तेजी से ट्रेवल करती है, तो ये लंग्स में हमारे पहले जाकर बैठ जाएगी अगर वहां रिलीज होगी। अब मजदूरों की फेफड़ों में क्या नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और दम घुटने से मौत हो जाएगी। साइलेंट किलर भी कहा जाता है इसे, मीथेन को। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं कि अगर कभी कोई कैविटी टूटी तो वहां पर मीथेन गैस डिटेक्टर लगाया जाता है। उसमें जैसे ही पहुंचेगी तो वहां अलार्म बजने लगेगा, सारे मजदूर बाहर की ओर भागे। और आग भी बड़ी तेजी से पकड़ती है। ठीक है, कोई पत्थर भी आपस में अगर टकरा गया, आपने थोड़े चिंगारी से आग पकड़ ली उसमें। ठीक है भाई, लाइटर से आप गैस जलाते हो, जरा सी चिंगारी तो निकलती है उस लाइटर में, उससे जरा में आग पकड़ लेती है। तो इसीलिए इसे फायर डैम भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फायर डैम। ठीक है, is also produced by dry distillation of wood और peat मतलब कोयला। ठीक है, अब इथेन कहां मिलेगी आपको, कहां मिलेगी भाई, मीथेन के साथ 10 to 20% में मिलती है। इट अकर्स it occurs 10 to 20% along with मीथेन। मीथेन के साथ में 10 to 20% आपकी ये पाई जाती है। ठीक है, मीथेन को ही ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहा जाता है, जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, विच ट्रैप्स द हीट, और हीट को ऊपर नहीं जाने देती हैं, ट्रैप्स द हीट। कार्बन डाइऑक्साइड भी उनमें से एक ही होती है। अब हीट को ट्रैप कर रहेंगे, जैसे ये गैसेस यहां पर है, अब हीट यहां से निकल ली है जमीन में से, तो इन्होंने क्या किया, ऊपर जाने नहीं दिया, इसे यहीं ट्रैप कर लिया, यहीं फंसा दिया। अब नहीं जाने दिया तो धरती और गर्म होने लगेगी कि नहीं, और जब गर्म होगी तो ग्लेशियर समय से पहले पिघलने लगेंगे, और जब ग्लेशियर आपके पिघलेंगे तो जो रिजर्वॉयर साल भर का है, ठीक है, यानी साल भर ग्लेशियर जब आपके पिघलते हैं तभी तो पानी आता है आपकी नदियों में, तो पहले तो वो जल्दी पिघले तो बाढ़ आई, और लास्ट में फिर क्या हो गया, सूखा पड़ गया, फिर पानी की कमी हो जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट्स होंगे, इससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है या ट्रैप कर लेती है हीट रेडिएशन को, हीट रेडिएशन को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली ये आपकी मालूम है 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव होती है हीट ट्रैपिंग में, 20 टाइम्स, 20 गुना ज्यादा मोर इफेक्टिव देन कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रैपिंग हीट, इन ट्रैपिंग हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन को ट्रैप करने में 20 टाइम्स ज्यादा आपकी इफेक्टिव होती है। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर देखें मीथेन का कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
तो एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 4 बॉन्ड होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन के साथ में आपका ये लगा रहता है। तो ये तो हो गया इसका लुईस डॉट डायग्राम, लुईस डॉट डायग्राम, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका शेप कैसा होता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड से लगे हुए हैं भाई, ठीक है। और अगर हम शेप के बारे में बात करें तो शेप कैसा होता है, तो शेप होता है इसका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में ये 2 बॉन्ड रहते हैं प्लेन में, एक ये आपके स्क्रीन के बाहर की ओर निकल रहा है और एक स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है, और ये 2 स्क्रीन में है बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? इस शेप को हम क्या बोलते हैं? शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और यहाँ एंगल कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। और शेप क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई ये बात? ठीक। नेक्स्ट आता है इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है। और इसे अपन कल फिनिश करेंगे।